A company is leasing an office building for which it has no further use. However, it is tied into the lease for another year. ये ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है. हम लीज पे दे नहीं रहे, लीज पे ले रहे हैं. पेज 136. लीज पे लेंगे तो लाइबिलिटी होगी ना रेंटल देने की. A company is leasing an office building for which it has no further use. कंपनी एक ऑफिस बिल्डिंग लीज पे ले रही है जिसका और कोई यूज नहीं है. लेकिन अब पता चला है for which it has no further use. अब पता चला इसको कोई यूज नहीं होगा, लेकिन 1 साल का किराया देना ही पड़ेगा. जी भाई, ये बता दें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. A company is closing down a division. पेज 136. ये क्या चीज है? A company is closing down a division. Restructuring. बोर्ड ने प्लान बना लिया है जो कि कम्युनिकेट भी हो गया है. जी मोहतरम, कम्युनिकेट हो गया है. तो बताएं आप एज्यूम क्या किया जाएगा कि अगलों के दिलों में वेल एक्सपेक्टेशन क्रिएट होगी. इसलिए ये ऑब्लिगेशन लीगल है या कंस्ट्रक्टिव है? कंस्ट्रक्टिव है. अच्छा, बी और सी तो ऑब्लिगेशन बन गई. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रीजन फॉर रिकॉर्डिंग अ प्रोविजन? कौन सी वजह प्रोविजन के रिकॉर्ड करने की नहीं है? बी में तो वजह है प्रोविजन के रिकॉर्ड करने की. वजह यह है कि हम फंस गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में. सी में वजह इसलिए प्रोविजन रिकॉर्ड करने की कि कम्युनिकेट कर दिया है. और डी के अंदर कोई वजह नहीं थी रिकॉर्ड करने की. ए में वजह थी. तो डी इसका जवाब होगा. जी, एमसीक्यू नंबर 2. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये आसान सवाल होता है, मुश्किल सवाल होता है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. उसमें थोड़ा सा अच्छा. प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड लीगल ऑब्लिगेशन. इज इट करेक्ट? दोनों ऑब्लिगेशंस की प्रोविजन क्रिएट की जाती है. जी. डिस्काउंटिंग मे बी यूज्ड व्हेन एस्टिमेटिंग प्रोविजन. प्रोविजन कैलकुलेट करते हुए डिस्काउंट करने की इजाजत है अगर कई साल बाद पेमेंट करनी हो. इसकी मिसाल डिसमेंटलिंग. प्रोविजन करते हुए डिस्काउंटिंग की इजाजत है. रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन मस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग एंड रीलोकेशन. नो. तो आसान है सर, इनमें क्या है? कुछ भी नहीं है. रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन मे बी मेड व्हेन अ कंपनी हैज अ डिटेल्ड प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग इज कम्युनिकेटेड टू द पार्टीज. हां, ये भी ऐसा. ओके. 3. तलाल लिमिटेड. इसमें कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है? तलाल लिमिटेड फॉर द ईयर हैज द फॉलोइंग पोटेंशियल लायबिलिटीज. तलाल लिमिटेड की जो पोटेंशियल लायबिलिटीज हैं, तो तलाल लिमिटेड which two of the following इसके लिए लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे? साइनिंग ऑफ अ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स इन फॉलोइंग ईयर ऑन व्हिच ड्यू टू प्राइसिंग एरर लॉस विल बी मेड. लॉस विल बी मेड पता मतलब क्या है? प्राइसिंग एरर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है. अगले को कहते भी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते हमने गलती कर दी थी. अगर अगले कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, पहले सोचना था, साइन करते हुए नहीं कहलाता गलती पकड़नी है. तो मेरे ख्याल से 33,000 की चीजें हमने बेचने का मायदा कर लिया और उसकी कॉस्ट 45,000 आएगी बनने की. सोचें कल वाली बात. 33,000 की चीज हमने बेचने का मायदा कर लिया कि 5 एसी 33,000 के बेचते रहेंगे और उसके बनने की कॉस्ट कितनी आनी है? 45,000. तो आप बताएं हर महीने हर एसी पे हमें क्या नजर आ रहा है? लॉस नजर आ रहा है. इसको मैंने कहा था फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो हम फंस गए हैं. ये फ्यूचर में ऑपरेट करना पड़ेगा, मजबूर हैं हम. ये नहीं कि ऑपरेशन अवॉइड करते. अंडरलाइन करें, क्लास लिखा हुआ है. तो नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट सितंबर के महीने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू सप्लाई द गुड्स इन द फॉलोइंग ईयर. भाई अगले महीने सप्लाई करना है, तो अगर ऑपरेट किया हमने अपना बिजनेस तो सप्लाई कर देंगे. ऑपरेट ना किया तो अवॉइड हो जाएगा ये लॉस. जी बताइए, लॉस अवॉइड हो सकता है? क्यों नहीं अवॉइड हो सकता? ये तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है. हां, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, लेकिन वो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस जिसके बैक एंड पे कॉन्ट्रैक्ट हो वो फिर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस नहीं रहता कि फ्यूचर में ऑपरेट करोगे तो लॉस आएगा. ऑपरेट करना पड़ेगा, फंस गए आप, इसलिए लॉस तो आना ही आना है. जी, इसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे. यस. द कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय बीओडी इन अगस्त 2014. जो बीओडी ने अगस्त 2014 में अप्रूव, हां अगस्त में अप्रूव हो गया था. सितंबर से पहले हमारे साल में अप्रूव हो गया. बट इज नॉट येट बीन इंप्लीमेंटेड कम्युनिकेटेड टू इंटरेस्टेड पार्टीज. लेकिन अभी तक हमने बताया नहीं उनको. ये कैन बी रिवर्स. इसलिए ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. नो डिस्क्लोजर, नो प्रोविजन शुड बी मेड बिकॉज़ देयर इज नो डिटेल्ड फॉर्मल प्लान. इंग्लिश पढ़ाई थी मैंने आपको नोट्स के दूसरे सफे से. An amount of deferred tax liability related to gain on revaluation of property during the current year. TL has no intention of selling the property in the foreseeable future. अच्छा जी. डी पढ़ने पहले जरा. The balance on warranty provisions. हमने कुछ मोबाइल बेचे हैं. पास्ट इवेंट इसमें होता है मोबाइल बेचना. तो उसके वारंटी क्लेम्स आए हैं. बट द बैलेंस ऑन वारंटी प्रोविजन व्हिच रिलेट टू प्रोडक्ट्स. वारंटी प्रोविजन के अकाउंट के अंदर एक बैलेंस आ रहा है. वारंटी पेबल होता है ना, वारंटी पेबल अकाउंट के अंदर एक बैलेंस आ रहा है व्हिच रिलेट्स टू प्रोडक्ट्स फॉर व्हिच देयर आर नो क्लेम्स. कोई क्लेम्स नहीं है और उनकी वारंटीज भी 30 सितंबर से पहले एक्सपायर हो चुकी हैं. भाई ऐसी वारंटीज जो 30 सितंबर से पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, अगर वो हमारे पेबल अकाउंट में आ रही हैं तो हम कस्टमर्स की तरफ अपने आप को मोबाइल सही करने के लिए लायबल फील करें. क्यों ना लायबल फील करें? क्योंकि वारंटीज क्या हो गई हैं? एक्सपायर हो गई. इसलिए इसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इसलिए इसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. मैंने माना बैलेंस इन वारंटी प्रोविजन. वारंटी प्रोविजन तो वारंटी पेबल अकाउंट. वारंटी पेबल अकाउंट में बैलेंस आ रहा है. वो जो आप आईएसएल में वारंटी अकाउंट बनाते थे ना, उसका कैरी डाउन वो आ रहा है, वो बैलेंस आ रहा है. बट देयर आर नो आउटस्टैंडिंग, हां फॉर व्हिच देयर आर नो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स. अभी तक क्लेम्स कोई नहीं है और ये वारंटीज एक्सपायर भी हो चुकी हैं. अब दावा भी किसी ने नहीं किया और एक्सपायर भी हो गई हैं. अब बता दें किसके लिए लायबल फील करेंगे? नो. आगे चलें. सी. एन अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स रिलेटिंग टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी. पीपी के रिवैल्यू करने पे डेफर्ड टैक्स आया. इसकी एंट्री ये पड़ी थी. डिटेल डेबिट. भाई इस लायबिलिटी को तो रिकॉर्ड करते हैं. शायद टाइमिंग इसकी इसलिए अनसर्टन है, उसने प्रोविजन में डालने की कोशिश की ना, क्योंकि हमें नहीं पता फिक्स एसेट कब बेचना है. लेकिन ये जो इसने लाइन परेशान करने के लिए लिखी है कि पता नहीं फिक्स एसेट कब बेचें. भाई बेचें ना बेचें, 10 साल बाद बेचें, 15 साल बाद बेचें, अगर आपने एसेट को बढ़ा तो सरप्लस पे आपने टैक्स देना है. आपने सरप्लस के लिए अपने आप को लायबल फील करें. आपको याद है मैं बात क्या की थी? 30% रेट टैक्स का. तो मैंने कहा था हमने एसेट बढ़ा लिया, हमें खुशी आई 7 की, लेकिन हमारी खुशी में किसी का हिस्सा बनता है तो हम खुशी अपने ओनर को 7 की दे दें और किसी को 3 देने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए. वो गवर्नमेंट है, वो आज नहीं देना, उसकी टाइमिंग अनसर्टन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को कब देना है? जिस वक्त आप एसेट को, फिलहाल हमारे एसेट बेचने की नियत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 10 साल 15 साल बाद भी बेचे, देना ही देना है टैक्स. An amount of deferred tax 3 relates to a gain on revaluation. ये रिवैल्यूएशन गेन से रिलेट कर रहा है जो कि इस साल आया है.
हमारी कोई इंटेंशन नहीं है फोर्सेबल फ्यूचर में बेचने की। भाई फोर्सेबल फ्यूचर में आपके बेचने की कोई इंटेंशन नहीं है। 6-7 साल तक कोई मसला नहीं, 10वें साल आप बेचने इसको, जब भी बेचेंगे गवर्नमेंट कहेगी भाई गेन आ गया, गेन पे आप हमें क्या जमा कराओ, टैक्स जमा कराओ। 5 तो शांत कितने बजे सारे एमसीक्यू सही हो गए थे, हाथ करें। ओके बंटे भैया चले नोट्स। जी कल वाले नोट्स निकालें जो कि लेक्चर 4 के थे, और उसमें आप हजरात निकालें पेज नंबर, वो जिस पे सवाल लिखा हुआ है एक्स कंपनी इन्फॉर्म यू, सेकंड लास्ट पेज। जी एक्स कंपनी हैज इन्फॉर्म यू, एक्स कंपनी ने आपको बताया है, कल वाले नोट्स ला दो किसी को चाहिए मैं तो बोलकर। एक्स कंपनी हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट अ कोर्ट केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट इट, ये कोर्ट केस इसके अगेंस्ट फाइल हुआ था बाय एन एम्प्लॉय हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सप्लोजन इन फैक्ट्री, फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ एस्टीमेट मेड बाय लॉयर इन रेलेवेंट ईयर्स। वी आर इन पाकिस्तान, कल वाले नोट्स, वी आर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको पता है मेरे भाई ये कोर्ट केस माशाल्लाह 2 दिन में डिसाइड नहीं हो जाता। 2016 में लॉयर का ख्याल था कि 50 शायद देने पड़े, लो चांस है देने का। जी भाई 2016 में हम इसको क्या कहेंगे, प्रोविजन कहेंगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि पैसे देने का चांस लो है। 2017 में लॉयर का ख्याल है नहीं 70 देने पड़ेंगे, लेकिन देने का चांस अब हाई हो गया है, पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, देने का चांस भी हाई हो गया है। ठीक है 2018 में लॉयर का ख्याल है वो जज साहब बहुत गुस्से में थे, उन्होंने छोड़ना नहीं तुझे, 190 देने पड़ेंगे, तैयार हो जा, देखिए कैसा होती है, और पैसे देने का चांस स्टिल हाई है। 2019 में लॉयर ने कहा जज साहब मास्टर ठंडे हो गए हैं, बोतल भी क्या थे, ड्यूब लाई है मैंने, वो कह रहे हैं 115 बस मेरे खास देने 2019 के ख्याल में, और 20 के एंड पर या 20 में किसी भी दिन 112 पे करके हमने जान छुड़ा ली, क्योंकि केस डिसाइड हो गया है। हाथ खड़ा रखेंगे कल वाले नोट्स चाहिए, क्योंकि केस डिसाइड हो गया। थोड़ी क्लास लो और नोट्स बांटते रहो, नोट करते हुए कल। अच्छा जी नाउ हाथ खड़ा कितने वाले नोट बना लिया था जब मैंने कहा था नहीं बनानी, तो बन जाता इसी से था। एक्स कंपनी नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड, नोट का नाम प्रोविजंस। ओके 2017, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19, 20। जी लिखा वाले सवाल पे केस एक ही है, पिछली क्लास वाला सवाल, केस पिछली क्लास वाला सवाल, केस एक ही है, केस कोर्ट में लटक गया है। एक तो होता है ना कोर्ट बंदा लटकाता है, एक दफा कोर्ट केस भी लटका देता है। केस एक ही है, कोर्ट में लटक गया है, जो पहनने वाला होता है कोर्ट में लटक गया है। 16 के एंड पे लॉयर का ख्याल था 50 देने पड़ेंगे लेकिन बहुत कम चांस है। 17 के आखिर में लॉयर का ख्याल था 70 देने पड़ेंगे लेकिन बहुत ज्यादा चांस है। 190 देने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा चांस है। नहीं सिर्फ 115 देने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा चांस है 115 देने का। और 2020 में कोर्ट का फैसला आ गया इतने दे दो। ओके अच्छा भाई अब नोट का स्ट्रक्चर क्या होगा? नोट का स्ट्रक्चर ये होगा कि हम जब 16 में खड़े होंगे तो 16 में हम 50 का नाम क्या रखेंगे? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। 50 का नाम क्या रखेंगे? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। जब हम 50 का नाम रखेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तो फिर ये प्रोविजन नहीं है, ये प्रोविजन नहीं है तो इसको यहां नहीं डालेंगे। नो जर्नल एंट्री, however it will only be disclosed in the notes to the financial statements। तो इंग्लिश लिखने वाली जगह पे मैं आने लगा हूं। 16 में इसके नोट में इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश कैसे लिखेंगे उसका तरीका आप हैंड वो जो नोट्स बांधे थे शुरू वाली क्लास में, वो जो सारे लेक्चर्स के नोट्स बांटे हुए हैं, वो नोट्स निकाल के पहला सफा निकालें उनका, बताइए प्रोविजन है या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, क्या क्या डिस्क्लोज करना है, ब्रीफ नेचर। नंबर 2 एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ रीइंबर्समेंट। A case was filed against us by our employee because there was an explosion in factory. It is nature of event. As per lawyer, the chance of payment is low and estimate of financial effect is ₹50. There is no indication of reimbursement. और इसका नाम दे देंगे contingent liability का disclosure। इसका नाम हो जाएगा contingent liability का disclosure। Disclose कैसे करते हैं? Disclose ऐसे करेंगे, यहाँ कुछ नहीं आएगा because it is a contingent, it is not a provision नहीं है। क्लियर? ओके नेक्स्ट। अब आपने इंग्लिश समझने पे फोकस नहीं करना, अब आपने नोट बनाने पे फोकस करना है। सारे इधर देखें। ओपनिंग साल के शुरू में कितने देने थे? अच्छा जी एक्सपेंस या इनकम, यानी रिकॉर्डिंग इनकम, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजन या रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। इसके बाद यूज होता है कैश पेड। इसके बाद क्लोजिंग, ये आपने बनाया हुआ अकाउंट, ये अकाउंट है असल में, ये आपने अकाउंट बनाया हुआ है IAS 12 में। ब्रॉट डाउन, एक्सपेंस, कैश, कैरी डाउन, ये आपने IAS 12 में अकाउंट बनाया हुआ है। ओपनिंग प्रोविजन, प्रोविजन फॉर द ईयर, पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड कैरी डाउन, ये बनाया हुआ हाथ कर करते हैं। प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन हमने किस फॉर्म में बनाया? स्टेटमेंट फॉर्म में। अच्छा जी प्लीज सोल्यूशन देखना,
16 के एंड पर मैं क्यों नोट में लेके गया, सिर्फ डिस्क्लोज क्यों किया? क्योंकि कंटिजेंट लायबिलिटी की क्या खासियत है? नो जनरल एंट्रीज पास, इट इज ओनली डिस्क्लोज्ड। आगे बताएं 17 में क्या स्टेटस है? ईयर एंडेड कहते हैं संबंध 17 में लास्ट के मुताबिक कितने देने हैं भाई? अजीब बात है, ये वाली फिगर आपने क्लोजिंग में लिखा करनी है। जो भी अमाउंट आप निकालेंगे ना, ये अमाउंट आपने क्लोजिंग में लिखा करनी है। ये अमाउंट आपने कहां लिखा करनी है? क्लोजिंग में लिखा करनी है। ये अमाउंट आपने क्लोजिंग में लिख देनी है। अच्छा, इसके बाद मुझे बताना है आपने व्हाट इज ओपनिंग? ओपनिंग प्रोविजन 0 31 दिसंबर 16 वाली ओपनिंग का मतलब पता है? यकम जनवरी 17 नहीं मतलब होता, असल मतलब होता है 31 12 16। 31 12 16 को तो इट वाज अ कंटिजेंट लायबिलिटी, इट वाज नॉट इन प्रोविजन, नॉट प्रोविजन। तो प्रोविजन साल बनी है। ओके, खत्म हो गया बस। कोई पैसे वैसे दिए या लॉयर का ख्याल है इतने देने पड़ेंगे? क्या क्या करें? एक्सपेंस बैलेंसिंग, एक्सपेंस बैलेंसिंग, लेकिन प्रोविजन फॉर वारंटी नहीं है, प्रोविजन फॉर लीगल केस। तो ये कौन सा अकाउंट है? प्रोविजन फॉर वारंटी जैसा कि अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में बैलेंसिंग बता दें। 70 प्लस 0 प्लस 70 0 प्लस 70 प्लस माइनस नहीं। ओके, होल्ड ऑन। ये 17 अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग जी 190। जी लॉयर का क्या ख्याल है कि कितने पैसे देने पड़ेंगे? 190। पैसे तो भी दिए नहीं, केस डिसाइड नहीं हुआ जी, क्या करें? कितना प्लस करने से काम चलेगा, माइनस करने से? प्लस करने से कितना? 120। चलें 2019 क्लोजिंग को क्या बनाएंगे? ओपनिंग। 19 के एंड पे लॉयर का क्या ख्याल है कितने पैसे देने हैं? 115। 115 आप बताएं। 190 देने थे, दिए नहीं, लेकिन 115 देने हैं। आप बताएं एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा या इनकम? इनकम। अंदाजा था 190 देने, लेकिन खुशी हुई कि केस तो हमारी फेवर में आ रहा है। सिर्फ कितने देने पड़ेंगे? 115। जी बताएं। 70। ये देखने में नेगेटिव है लेकिन असल में इनकम है। देखने में नेगेटिव है, असल में इनकम है। जैसे आपको याद है नोट में डेप्रिसिएशन की पॉजिटिव नजर आती थी, लेकिन वो एक्सपेंस होती थी। ये देखने में इनकम है, देखने में नेगेटिव है, बट है इनकम। जी आगे ना देखें, नोट सोल्यूशन देखा करें। अगले साल क्या हुआ? केस सेटल हो गया तो कैरी डाउन, वो डिसाइड हो गया ना, तो कैरी डाउन पेमेंट 115 वालों को अगर 112 दे तो हमें खुशी होगी या गम होगा? 115 वालों को अगर 112 दे तो हमें खुशी होगी या गम होगा? खुशी होगी। तो एक्सपेंस या इनकम? इनकम कितनी? 3 की। लेकिन कैसे नोट करना है? 115 क्लोजिंग था, ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग। कैश कितना पे किया? 1। कैश पे करने से लायबिलिटी कम होती है, नेगेटिव साइन से लिखा करेंगे। कोर्ट डिसाइड, केस डिसाइड हो गया, कोई लायबिलिटी नहीं। 3 नेगेटिव, यानी ये भी क्या है? इनकम। ये भी क्या है? इनकम। अब एंट्रीज लिख लें। 2016 नो एंट्री, इधर छोटा छोटा नीचे जगह 16 नो एंट्री। आए भाई, आगे आए ना, फर्स्ट रो में आ जाए। 16 नो एंट्री। 17 की एंट्री बताएं जी प्लीज। ड्रॉ डाउन कैरी डाउन की एंट्री नहीं होती। 17 की एंट्री बताएं। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। 18 की एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। इसकी क्या एंट्री होगी? प्रोविजन रिवर्स करने की, उल्टी एंट्री बस। प्रोविजन 19 की एंट्री प्रोविजन डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। इनकम क्रेडिट ठीक है, एक्सेप्टेबल है। एक्सपेंस स्लैश इनकम लिख दें, दोनों। प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। हाँ 20 की दो एंट्रीज बताएं। 20 की दो आराम से बता दें कि एंट्री 3 की एंट्री लायबिलिटी कम हो गया ना। प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। खुशी भी 3 की, खुशी की 3 की। 115 वाले को कितने देके आगे? 112। और 112 की एंट्री बताएं। प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। दो एंट्री होंगी साल। प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट खुशी होगी, और प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट पेमेंट होगी। अच्छा भाई, स्टैंडर्ड में पेमेंट का नाम है यूज। यूज क्यों? वजह सुने भाई। किस लिए प्रोविजन बनाई थी कि पैसे देंगे? पैसे दे दिए जी, इस्तेमाल होगी जिसलिए बनाई थी जी। बिल्कुल इस्तेमाल होगी जिसलिए बनाई थी भाई। किस लिए प्रोविजन बनाई थी? इस्तेमाल करने के लिए। क्या मतलब? प्रोविजन कैसे इस्तेमाल होती है? पैसे देके। ओके नाउ अब आप मुझे बता दें कि अटेंटिव रहिएगा, अटेंटिव रहिएगा। ये किसका अकाउंट है? प्रोविजन का। 16 में प्रोविजन नहीं थी क्योंकि पैसे देने का चांस पॉसिबल था, तो हमने इसको कैसे डिस्क्लोज किया? कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे। ये कौन सा स्टैंडर्ड का पैरा है? नोट्स खोले आप, नोट्स में पेज 1, नोट्स में पेज 1 क्या 86। ये पैरा 86 है स्टैंडर्ड का, ये पैरा 86 है स्टैंडर्ड का। ओके नोट्स में पैरा सफा पैरा 86। कंटिंजेंट लायबिलिटी की जनरल एंट्री करनी होती है, डिस्क्लोज करना होता है। आज आपकी आंखों के सामने पहली दफा पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है। देखें इधर, पहला सफा पहला आगे चलेगा। पहला सफा पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी की एंट्री नजर सिर्फ क्या नजर आ रहा है? डिस्क्लोजर। सिर्फ क्या नजर आ रहा है? डिस्क्लोजर। क्लियर? ओके 17 18 19 20 में 17 18 19 में एक ही पैटर्न के ऊपर नोट बनेगा, सिर्फ अमाउंट बदल जाएगी। एक ही पैटर्न पे नोट बनेगा, सिर्फ अमाउंट बदल जाएगी। नोट किस पैरे की रोशनी में बनेगा? पैरा 85। नोट किस पैरे की रोशनी में बनेगा? पैरा 85। पैरा 85 क्या कहते हैं? क्या बताने? पॉइंट 1 नोट्स में देखें, पैरा 85 बोले नेचर दे आ केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट अस बाय आवर एम्प्लॉय। आगे बोले हां एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ पेमेंट इज फलां ईयर। नहीं सवाल में लिखा हुआ। चलिए आगे चलें। सवाल में से आपको पता तो है 20 में पेमेंट हुई है, लेकिन बहरहाल आगे इंडियन अनसर्टेनिटी बेसिस में बताइए सवाल के अंदर, और अमाउंट ऑफ वो भी सवाल में नहीं बताई। तो मोटा-मोटा जो भी केस या डाटा अवेलेबल हुआ वो यहां पे लिख दीजिएगा। इस साल भी यही करेंगे और इस साल भी यही करेंगे, क्योंकि तीनों साल ये प्रॉब्लम है, तीनों साल ये, और चौथे साल क्योंकि पे हो गया इसलिए नो डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, यूजर को खुद ही पता चल जाएगा पैसे दे दिए। परेशानी ना, यूजर को खुद ही पता चल जाएगा नोट करके पैसे दे दिए। तो जब लायबिलिटी नहीं तो उसका डिस्क्लोजर भी नहीं। ठीक है, अब वैसे नीचे जो सोल्यूशन दिया हुआ है आपको इस सवाल का नीचे जो सोल्यूशन दिया हुआ है लेक्चर नोट्स के अंदर, तो उसमें जहां पे लिखा हुआ है 16 के आगे पैरा नंबर क्या लिखेंगे? 86। और 17 18 19 के आगे पैरा नंबर 85।
आगे 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 भाई, थर्ड लास्ट रो में आ जाए। अब मोहतरम हमारा सवाल ये है, ये सवाल आपने बड़ी अटेंटिवली सुन लें। अब हमारा सवाल ये है कि क्या जो पास पेपर के सवाल आते हैं उसमें डिस्क्लोजर बनाना है या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करनी है? ये तो बातें अलग है। या डिस्क्लोजर बनाना है या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डिस्कस करनी है, इन दोनों बातों के अंदर फर्क है। डिस्क्लोजर बनाना है का मतलब है, व्हाइट बोर्ड जो आपके सामने है इस वक्त, इसको कहते हैं डिस्क्लोजर बनाना। एक होता है डिस्क्लोजर डिस्कस करना। अगर डिस्क्लोजर डिस्कस करने को कहे पेपर में तो आपने डिस्क्लोजर बनाने नहीं है, बल्कि आपने लिखाना है इट इज अ प्रोविजन, इट विल बी रिकॉर्डेड एंड फॉलोइंग विल बी डिस्क्लोज। जो आपने पेपर में लिखना है वो अल्फाज मैं बोल रहा हूं, फॉलोइंग विल बी डिस्क्लोज, द नेचर ऑफ इवेंट, द एस्टिमेटेड टाइमिंग, एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट। बस ये अल्फाज लिख के आ जाने। कितने लोग ये अल्फाज पास पेपर के सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं 2 दिन से? ये अल्फाज लिखे हुए हैं या नेचर बताई हुई है? नहीं बताई हुई नेचर, पास पेपर के सॉल्यूशंस देखें, नहीं बताई हुई नेचर। नेचर मैं पहली दफा आपके सामने नेचर बता रहा हूं यूजर को। नेचर बतानी है या लिख के आ जाने नेचर बता दो, लिख के आ जाने नेचर बता दो। पास्ट पेपर के सारे सवाल आज तक जितने आए हैं, अभी तक कभी आई कैप ने नोट नहीं मांगा, डिस्क्लोजर नहीं मांगा। हाई चांस है कभी भी मांग सकता है, अभी तक कभी नोट नहीं मांगा। सारे सवाल देख लें आप पास्ट पेपर के, उनकी रिक्वायरमेंट में आज पढ़ूंगा जब किताब खोलूंगा तो उनकी रिक्वायरमेंट में लिखा होता है एक्सप्लेन। क्या लिखा होता है? एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करना रिक्वायर्ड है, ना कि नोट बनाना। लेकिन आज वाले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें क्या है? क्या रिक्वायरमेंट है? डिस्क्लोज द अबव इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेन द। एक्सप्लेन होता तो कल वाले सवाल की तरह था, एक्सप्लेन करनी है, डिस्क्लोज करनी है, और प्रिपेयर अ नोट रिलेटिंग टू प्रोविजंस, या आपने नोट बना के देना। क्लियर? ओके, अच्छा जी, इधर देखें, इधर क्या आएगा? ये कंटीन्यूअस लाइब्रेरी इधर नहीं आएगी, जैसे नोट्स में इंग्लिश की फॉर्म में आएगी। इधर प्रोविजन आएगी, जनरल एंट्रीज। ये प्रोविजन इंक्रीज होने की डबल एंट्री, ये प्रोविजन डिक्रीज होने की डबल एंट्री, ये प्रोविजन इंक्रीज होने की डबल एंट्री, ये प्रोविजन डिक्रीज होने की डबल एंट्री। अच्छा, ये डिस्क्लोजर कंटीन्यूअस लाइब्रेरी का, ये डिस्क्लोजर बोले बोले। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। ये कंटीन्यूअस लाइब्रेरी जनरल एंट्री सिर्फ क्या हुई है? डिस्क्लोज। प्रोविजन जनरल एंट्री भी हुई है, डिस्क्लोज भी हुआ है। व्हाट अबाउट एसेट एंड कंटीजेंट एसेट्स? व्हाट अबाउट एसेट्स एंड कंटीजेंट एसेट्स? इस पूरे फॉर्मेट में व्हाट अबाउट एसेट एंड कंटीजेंट एसेट्स। सो व्हाट अबाउट एसेट्स? डू नथिंग, कुछ भी नहीं। एसेट की कोई जगह नहीं है नोट में, बस आपने डबल एंट्री कर दी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रिसीवेबल, डेबिट, इनकम, क्रेडिट। तो एसेट की यहां पे जगह नहीं है, लिख लें। एसेट की नोट्स में कोई जगह नहीं है, लिखें सफे प्लीज। 4 चीजें पढ़ियां हमने, क्या क्या पढ़ा था? प्रोविजन, उससे मिलती जुलती चीज कंटीजेंट एसेट में 2 चीजें पढ़ी हैं, एसेट और कंटीजेंट एसेट। वर्चुअली सर्टेन एसेट की कोई जगह नहीं है। हां, अगर वर्चुअली सर्टेन एसेट किसी प्रोविजन का आ जाए तो नीचे नोट्स में इंग्लिश में लिख दीजिएगा। वर्चुअली सर्टेन एसेट किसी प्रोविजन का आ जाए तो नीचे नोट्स में लिख दीजिएगा उसके बारे में, इधर डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं। वर्चुअली सर्टेन एसेट किसी प्रोविजन का आ जाए तो नोट्स में लिख दीजिएगा, यहां पे शो करने की जरूरत नहीं। वर्चुअली सर्टेन एसेट किसी प्रोविजन का आ जाए जो इन्वेस्टमेंट होती थी तो उसे डिस्क्लोज कर दीजिएगा नोट्स में, इधर स्टेबल नहीं आएगा। इसी तरह कंटीजेंट एसेट भी यहां डिस्क्लोज हो जाएगा, कंटीजेंट एसेट भी यहां डिस्क्लोज हो जाएगा, वो भी टेबल में नहीं आएगा, इस टेबल में नहीं आएगा। इस टेबल में सिर्फ क्या आएगी? प्रोविजन। भाई थर्ड रो में आ जाए, आप दोनों थर्ड रो में आ जाए, एक दफा जगह बना दो। ओके जी मोहतरम, एक नोट होता है, ये नोट किसका है? प्रोविजन, बोले बोले प्रोविजन फॉर कोर्ट केस। ये नोट है प्रोविजन फॉर कोर्ट केस का। एक और नोट होता है, वो होता है डिसमेंटलिंग का, डिसमेंटलिंग का जी। ओपनिंग 10/2/12, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ये पीएनएल में चला जाता है फाइनेंस कॉस्ट में, ये पीएनएल में चला जाता है फाइनेंस कॉस्ट में, इसे कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट। आपको याद है ये स्टेटमेंट फॉर्म में हम बनाते थे वैसे, लेकिन वो नोट नहीं होता, तो हमारी वर्किंग होती थी। वर्किंग में क्या करते थे? यहां प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे 10 साल पे, यहां प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे 9 साल पे। 10 साल वाली प्रेजेंट वैल्यू जाती थी, 9 साल वाली प्रेजेंट वैल्यू जाती थी। बैलेंसिंग क्या जाता था? इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को अलग लाइन आइटम के तौर पे शो करना, इसका नाम क्या है? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। पिछले सफे पे आए, पिछले सफे पे आए, ओपनिंग पेज 4, ओपनिंग। ओपनिंग के नीचे क्या है भाई? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, इंटरेस्ट। ये कहां जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट में, फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। फिगर पता कैसे आती थी? किसी को याद हो फिगर कैसे आती थी? बैलेंसिंग। याद है 50 रुपए को हम 1.1 रेज़ टू पावर -10 फर्स्ट करें, 50 रुपए को 1.1 रेज़ टू पावर -9, ये करते थे, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाती थी। कितना कोई बात आ रही है? तो इसको क्या क्या शो करना है नोट में, किस नाम से? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। और इसका शॉर्टकट तरीका भी है, मैं आपसे रिवीजन क्लासेस जो फरवरी में डिस्कस करूंगा, इसका शॉर्टकट तरीका ये कि इसके ऊपर 10 के ऊपर परसेंटेज लगाते हैं तो भी डायरेक्ट निकलता है। ठीक है, ये पहली क्लास में दफा बताया था, 10 पे डायरेक्ट परसेंटेज लगाते तो भी निकलता है। इस फिगर पे परसेंटेज लगाएं तो भी निकलता है, या इनको लेके इसको बैलेंसिंग ले लें तो भी निकलता है। ये पेपर में आने का बहुत चांस है डिसमेंटलिंग का सवाल इस दफा, क्योंकि पिछले सिलेबस में ऐड हुई है और आपको मैंने 2 सवाल एक्स्ट्रा दिए थे, वो भी कर लीजिएगा। तो फॉर्मेट है ये डिस्क्लोजर्स का, डिस्क्लोजर्स के फॉर्मेट में ये नीचे इंग्लिश आती है, सारी प्रोविजंस की, सारी कंटीजेंट लायबिलिटीज की, सारे कंटीजेंट एसेट्स की। ये सारा करना कब है पेपर के अंदर? जिस वक्त पेपर में क्या कहते हैं, नोट बनाएं या डिस्क्लोज करें। अच्छा, आप पेपर में ऐसा सवाल नहीं आएगा कई सालों का, पेपर में एक सवाल आएगा जिसमें कई लायबिलिटीज होंगी। पेपर में एक सवाल आएगा जिसमें कई लायबिलिटीज होंगी। वो मैं आपको सवाल कल नोट्स के एंड पे दे दिया है। ये आई कैप की स्टडी डेस्क का सवाल है, ये आई कैप की स्टडी डेस्क का सवाल है, और रिक्वायरमेंट इसकी पढ़ लें। डिस्कस नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज नोट्स फॉर द फाइनेंशियल। अब जैसे ही आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। क्या? सुनिए, प्रोविजंस में यहां लिखूंगा, प्रोविजंस में यहां लिखूंगा, और प्रोविजंस के डिस्क्लोजर यहां दूंगा,
कंटिंजेंट लायबिलिटीज की डिस्क्लोजर यहां दूंगा, कंटिंजेंट एसेट्स की डिस्क्लोजर यहां दूंगा। यहां सवाल की इंग्लिश लिखूंगा, ये सबसे आसान एरिया होगा जिसे कहते हैं नोट में इंग्लिश लिखने वाला एरिया, ये सबसे आसान एरिया होगा। यहां मैं सारी इंग्लिश लिख दूंगा। ये सवाल आपका होमवर्क के अंदर होगा, साहिवाल ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, ये सवाल आपका होमवर्क में होगा, जिसमें आप फुल फ्लैज जो है वो एग्जाम लेवल का जो है वो नोट बनाएंगे। ओके, ये जो होता था ना कि एम्प्लॉय ने हमारे खिलाफ केस कर दिया है और इतने परसेंट चांस है कि इतने पैसे देने हैं, इतने परसेंट चांस है कि इतने पैसे देने हैं, तो जिस अमाउंट की लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड करनी होती है ना, हमारे जो क्लास के क्वेश्चंस है ना उनका नोट बन नहीं सकता, बिकॉज जो क्लास के क्वेश्चंस है ना उनका नोट इसलिए नहीं बन सकता कि फर्स्ट करें एक कोर्ट केस है और एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो अमाउंट लोअर निकालनी है, लोअर वो लिख दी आपने इधर, वो यहां लिखनी है हमेशा, ये क्लोजिंग पेबल है। इसी तरह एम्प्लॉय ने कहा हमारे खिलाफ केस किया, लॉयर ने कहा कि हम ये केस हारेंगे और 2 मिलियन देने पड़ेंगे, मैंने 2 मिलियन यहां लिख दिया। आप पेपर में क्या करेंगे, बस तो असल में जो पिछले सवाल है ना मैं उनमें से नोट क्यों नहीं बना पाया था, पिछले जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूं 4-5 दिन से, उनमें नोट में इसलिए नहीं बना पाया कि उसमें जो फिगर आप मुझे कहते थे ना इसकी प्रोविजन बनाएं, फिगर कभी बड़ी मुश्किल से निकलती थी, कभी परसेंटेज लगा के निकल रही थी, कभी किसी जो फिगर आप मुझे कहते थे ना इसकी प्रोविजन बनाएं, वो अगर मैंने इसका नोट बनाना तो कैसे बनता। लॉयर का ख्याल है साल के एंड पे इतने देने हैं, केस जितने सवाल हमने किए हमारे साल हमारे खिलाफ हुआ था ओपनिंग 0, जितने सवाल हमने किए उसमें पैसे नहीं दिए जा रहे थे, जितने सवाल हमने किए उनमें पैसे नहीं दिए जा रहे थे, जितने सवाल हमने किए उनमें पिछले साल कोर्ट केस नहीं था, तो फिर ओपनिंग भी नहीं, पेमेंट भी नहीं, तो जो फिगर आनी है वो आपने यहां लिख देनी है। समझ आ रही बात की। ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में दो ऑप्शन होंगे ना, दो में से कौन सा उठाएंगे, लोअर उठा के यहां लिखेंगे और एक्सपेंस को क्या निकाल देंगे, बैलेंसिंग, एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, और इसी तरह इसके अंदर आप यहां उठा के लिखेंगे और यहां लिखेंगे। तो अगर पिछले सवाल में क्लास में उनका नोट करना चाहूं तो वो कुछ इस तरह बनेगा। फिर इसी तरह और कोई मिसाल दें, कोर्ट केस, ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग कुछ भी नहीं, हमारे साल कम्युनिकेट हो गया, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग होनी किस साल है, अगले साल। तो जो रीस्ट्रक्चरिंग में रिडंडेंसी कॉस्ट है, रिडंडेंसी कॉस्ट, रिलोकेशन नहीं, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं, वो यहां आएगी और ये बैलेंसिंग आ जाएगी। एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। ये बात समझ आ गई क्या करते हैं। हमारी क्लास के सवालों में क्यों नहीं नोट बन रहा था, इधर कौन सी चीज आनी है, लोअर, इधर कौन सी अमाउंट आनी है, जो लॉयर प्रोबेबल कह रहे हैं, जो लॉयर प्रोबेबल कह रहे हैं, इधर क्या आनी है, रिडंडेंसी कॉस्ट, स्टाफ रिलोकेशन नहीं, रिट्रेनिंग नहीं, और इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम नहीं आनी, ये वाली फिगर इधर आनी है, और यही फिगर फिर बाद में कहां चली जानी, एक्सपेंसेस में, बैलेंसिंग। तो ये भी नोट इतना का बन सकता है पेपर में, लेकिन सवालों में इसलिए नोट नहीं मांगा था कि नोट में कुछ है ही नहीं। नोट्स तो वो होता है जिसमें ओपनिंग्स भी हो, जिसमें पेमेंट्स भी हो, वो भी मजे का नोट बनता है। तो वो मैंने आपको आज का सवाल कराया 4-5 सालों का, और ये जो ट्रांसफार्मर वाला सही वाला सवाल है ये भी इसी तरह का है, इसमें क्लोजिंग भी है, पेमेंट्स भी हैं, एक्सपेंसेस भी हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। ओके, कल वाले नोट्स भी हैं। ऐसा करना कब है, जब रिक्वायरमेंट में क्या मांगा हो, नोट मांगा हो, तो भी आया नहीं सवाल आ सकता है। अच्छा जी, अब मैं कर रहे नोट्स में सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट पेज, IS 37 जनरल एंट्रीज, हाथ रख दें, प्रोविजन की हाथ रखें, प्रोविजन की जनरल एंट्री होती है, कंटीजेंट लायबिलिटी की नो जनरल एंट्री, वर्चुअली सर्टेन एसेट की, रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, कंटीजेंट एसेट की, रीइंबर्समेंट की, भाई दोनों एंट्रीज होंगी रीइंबर्समेंट के सवाल में। पहले वन वाली एंट्री होगी प्रोविजन की, और जब प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे रीइंबर्समेंट सिर्फ उतनी रिकॉर्ड करेंगे जितनी प्रोविजन है। पेज नंबर 4 कर रहे नोट्स का, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन की एंट्री, प्रोविजन डेबिट सही कर लें, काटें, प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, करें आप भी, प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, काटे ना उसको, पूरी को काटें, प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, कॉपी पेस्ट हो जाती हैं चीजें। अच्छा जी, यूज ऑफ प्रोविजन की एंट्री बताएं, यूज ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, और डिसमेंटलिंग की एंट्री बताएं। ऐसा ना रिसीव गलत है यार, कट रिसीव गलत है, कॉपी पेस्ट हो जाता है, छोड़ जी। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की एंट्री बताएं, ऐसे डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, बल्कि इसके लिए एंट्री लिख लें, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इसके लिए एंट्री लिख लें, इंटरेस्ट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की। साहिवाल वाला जो सवाल है उसकी रिक्वायरमेंट को बड़ा बड़ा सर्कल लगा लें, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट पास पेपर में आपको नहीं मिलेगी। आ जाए पास पेपर में, पास पेपर की रिक्वायरमेंट्स देखें जरा 2-3 पास पेपर के सवाल आज तक जितने आए हैं जवाब के लेके आने, नेचर डिस्क्लोज करके आनी है, या ये लफ्ज लिखेंगे नेचर बतानी है यूजर को। पेज नंबर 110 रिक्वायरमेंट पढ़ें, डिस्कस हाउ इट शुड बी डेल्ट इन द, बस अब बताएं डिस्कस या डिस्क्लोज, डिस्कस आगे समझ में आए, डिस्कस, उससे अगला सवाल, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, बस ना बहुत हो गया। ओके, अभी तक प्रिपेयर नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कभी नहीं है, बट स्टडी एक्सपेंस का सवाल है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया आज। ओके, निकाल लीजिए आज वाले नोट्स, सिंगल पेज बांटा था, एक कर लीजिए डिस्कशन ऑफ होमवर्क, कल वाली क्लास में होमवर्क डिस्कस हुआ, सुबह एमसीक्यू डिस्कस किया हमने, आती है अच्छे बच्चों। पॉइंट 2 आगे नोट्स बांटे भाई इधर, डिस्कशन ऑफ जनरल एंट्रीज प्रोवाइडेड इन लास्ट क्लास, ये भी हो गई है, बहुत तरीका है, डिस्कशन ऑन प्रिपरेशन ऑफ डिस्क्लोजर नोटिस आगे लिखें, 40 मिनट लगे हैं। अच्छा जी, अब हमारे 3 कॉन्सेप्ट रह गए हैं, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, टाइम वैल्यू और वारंटी, इसके बाद हमारा IS 37 खत्म है, और आज आखिरी 10 मिनट में IS 10 हम शुरू करेंगे। कल IS 10 इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, वो तो एक दिन का संडे है, परसों फिर IFRS 9 शुरू करेंगे, और फिर इंशाल्लाह जो है वो हफ्ता है जुमा है, जुमा हफ्ता सोमवार मंगल बुध, फिर जुमेरात जुमा हफ्ता IS 41 करेंगे। अच्छा जी, अगर जिंदगी रही पढ़े जी, पॉइंट 4 दोनों लिख रहा हूं, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस छोड़ें, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस छोड़ें, सैटरडे को आखिरी क्लास होगी, फिर उम्मीद है कि आपको मंडे ट्यूसडे को शायद बुलाया जाए आखिरी 2 क्लासेस के लिए, जिसमें पिछले टॉपिक्स की चीजें भी पढ़ाई जाएंगी और कुछ इन टॉपिक्स की बकाया चीजें भी पढ़ाई जाएंगी। तो फॉर्मली इंशाल्लाह जब हमको आखिरी क्लास करेंगे, आखिरी तो नहीं, थर्ड लास्ट। पॉइंट 4 फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस छोड़ें, टाइम वैल्यू,
टाइम वैल्यू, भाई टाइम वैल्यू आपने कहां निकाली है? सिर्फ एक ही जगह निकाली थी, लेकिन जरूरी नहीं उतनी निकालें। डिसमेंटलिंग में डिस्काउंट करके वैल्यू निकाली थी, लेकिन डिसमेंटलिंग के अलावा जहां भी कोर्ट केस में 4 साल में डिसाइड होना हो तो आप चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू निकालें, बल्कि अच्छा ये कि प्रेजेंट वैल्यू निकालें। पढ़ें, where the effect of time value of money is, बोले where material, where the effect of time value of money is material, a provision is measured at present value। provision किस में मेजर की जाती है? present value पे। a provision is measured at present value, the discount rate used should be pre-tax। ये बात ना आपके सिलेबस की नहीं है, लेकिन आपने याद रखनी है। आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे डिस्काउंट रेट दो होते हैं, प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स। डिस्काउंट रेट हमने कौन सा यूज किया करने? प्री टैक्स। The discount rate used should be pre-tax rate and risk specific to liability। छोड़िए, इसका क्या मतलब है? The need to discount is often found when accounting for decommissioning liability। लेकिन दूसरी liabilities को भी कर सकते हैं डिस्काउंट, कोर्ट केस वाली को भी। When a provision is included in statement of financial position at discounted value, the amount of provision will increase over time। मैंने लिख में डाल दिया dismantling। The amount of provision will increase over time to reflect the passage of time, so the reported provision increase। This increase in value is taken in borrowing cost for the period। सारे सवाल किए मैं बहुत सारे। इफ्रिक लिखे इसकी मिसाल। इफ्रिक में आप बताएं क्या होता था? यहाँ डेप्रिसिएशन के साथ में डालता था स्लैश इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन के साथ स्लैश इंटरेस्ट और इंटरेस्ट बैलेंसिंग आता था। वो जो इंटरेस्ट बैलेंसिंग आता था उसे क्या कहते हैं? बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट। तो बता दें ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन में डिफरेंस क्यों आता था? क्योंकि हम मजदूरों को पैसे देने के करीब होते चले जाते थे। जब मजदूरों को पैसे देने के करीब होते चले जाएं तो लायबिलिटी हमारी बढ़ती रहनी चाहिए। जब लायबिलिटी बढ़ती रहनी चाहिए तो बैलेंसिंग कहां जाता था? पी&एल में। किस नाम से? इंटरेस्ट के नाम से। हम कहते थे इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग। इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? बोरोइंग कॉस्ट। ओके, वारंटी सॉरी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस पर आ रहा है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस आपको पढ़ा दिया था मैंने, इसकी तरफ आने एक छोटी सी चीज रहेगी मैं माजरत, वो अगर आप निकालें, किताब आपने खोली हुई है, वो ना इफेक्ट में रहेगी थी, पेज 105। मैंने आपको नोट्स में बांटी थी लेकिन उसे पढ़ाना भूल गया था। डिस्क्लोजर इफेक्ट का ये सफा खाली है, घर में जाके कुछ कीजिएगा ऐसे आज, लेकिन खाली सफा मिलेगा तो सीए वाले से नहीं जाता, सवाल चल जाता कंसोलिडेशन पास पेपर लेसन नंबर 7। चल भाई, अच्छा भाई डिस्क्लोजर इफेक्ट के दो डिस्क्लोजर हैं, पता होने चाहिए, कभी मांगे नहीं उसने। दो डिस्क्लोजर हैं। द पीरियोडिक अनबाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन पी&एल एज फाइनेंस कॉस्ट। वो इसकी एंट्री लिखे जो हम करते थे, इंटरेस्ट, डेबिट, प्रोविजन, क्रेडिट। एंड कैपिटलाइजेशन अंडर आईएस 23 इज नॉट परमिटेड। इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, पी&एल में डालना है, ये लिख लें। वो जो इंटरेस्ट आता था उसको कैपिटलाइज नहीं करना, पी&एल में डालना है। ये पिछला सवाल खोलो, नोट्स दिए थे क्लास में, देखिए इंटरेस्ट को पी&एल में डालना है, कैपिटलाइज नहीं करना। ओके चलें, ये तो हम इफेक्ट में चले गए थे। कल मैंने आपको फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया था? कल मैंने आपको फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस पढ़ाया था रीस्ट्रक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस रीस्ट्रक्चरिंग के अलावा नॉर्मल बिजनेस में भी चलता है। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल बिजनेस में भी चलता है। ओके, रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस मैंने आपको कैसे पढ़ाया था वो समझ लें। टिप्स वाले कहते हैं हम प्री मेडिकल पढ़ाना बंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे साल बंद नहीं होना, बंद तो अगले साल होगा। तो मैंने आपके सामने मिसाल क्या दी थी? मैंने आपके सामने मिसाल दी थी कि अगले 6 महीने तक, ये ईयर एंड, अगले 6 महीने तक आपने मुलाजमीन को पैसे देते रहने, टीचर्स को सैलरीज, और अगले 6 महीने तक स्टूडेंट की फीस आती रहनी है। लेकिन फीस कम आनी है क्योंकि बच्चे कम होंगे क्लास में, टीचर्स की तनख्वाह ज्यादा है। तो यहां खड़े होकर मुझे लग रहा है कि प्री मेडिकल मैंने 6 महीने बाद बंद तो कर देना है, लेकिन प्री मेडिकल को चलाने की वजह से फ्यूचर के 6 महीने में लॉस आएगा। लेकिन ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ये नया बैच है जो बिल्कुल यकम से हमने स्टार्ट करना है। स्टूडेंट से ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ कि हम आपको पढ़ाएंगे, तो ये नॉन कैंसिलेबल नहीं है, ये कैंसिलेबल किस्म की चीज है, तो ऑनरस नहीं है। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस अगर ऑनरस हो तो लायबिलिटी है, और अगर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ऑनरस ना हो तो ये लायबिलिटी नहीं है। बहरहाल इतनी डिटेल में कभी नहीं, सिंपल सी बात बस। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस तो किप्स वाले अगर 6 महीने बाद प्री मेडिकल बंद करना चाहते हैं और उनको डर लग रहा है कि स्टूडेंट्स कम बैठेंगे क्लासों में और टीचर्स की सैलरीज, तो ऐसी सूरत में वो डरेंगे फ्यूचर में क्या नजर आ रहा है? लॉस। अगर वो आपसे कहें आप अकाउंटेंट हैं, जर्नल एंट्री कर दें, आप उन्हें क्या कह के रोकेंगे? यू कैन अवॉइड दिस लॉस बाय क्लोजिंग द बिजनेस टुडे। आप आज लॉस अवॉइड कर सकते हैं बिजनेस क्लोज करके, लेकिन डेटर में ऐसा नहीं हो सकता कि डेटर का लॉस अवॉइड नहीं हो सकता। इसलिए डेटर का लॉस को क्या कहा था? फोरसीन लॉस। इन्वेंटरी के भी लॉस को क्या कहा था? फोरसीन लॉस। फोरसीन लॉस। इन्वेंटरी के भी लॉस को कहा था फोरसीन लॉस। डेटर के लॉस को क्या कहा था? फोरसीन लॉस। लेकिन किप्स को ये जो 6 महीने में लॉस आने वाला था, इसको फोरसीन लॉस कहना या फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस? फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, ना ऑपरेट करें यू कैन अवॉइड द लॉस, यू कैन अवॉइड द लॉस। ओके, एक और सवाल मेरा आपसे, डेवो बस का मुल्तान रूट है, वो सोच रहे हैं हमने क्लोज करना है 2 महीने बाद 28 फरवरी से। आप 31 दिसंबर को बस अड्डे पे बात करने वाले रात, आप 31 दिसंबर को बस अड्डे पे गए, बस अड्डे पे लिखा था 28 फरवरी से मुल्तान का रूट बंद। तो आपको पता चल गया डेवो वाले क्या करेंगे? रीस्ट्रक्चरिंग, ड्राइवर को निकालेंगे और बाकी स्टाफ को उसके निकालेंगे। उनको जो रिडंडेंसी कॉस्ट देंगे वो तो रीस्ट्रक्चरिंग होगी, लेकिन 2 महीने उनको पता है कि मुल्तान रूट पे लॉस आना है, ड्राइवर को तनख्वाह देनी है, पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी की रिपेयर करवानी है, लेकिन सवारियां सिर्फ 5-6 जाया करेंगी। तो बताइए फ्यूचर में क्या नजर आ रहा है? आपने क्या मशवरा देंगे? आपने कहेंगे आपका सवारियों से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आपका सवारियों से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यू कैन अवॉइड दिस लॉस हाउ? बाय क्लोजिंग द बिजनेस। आज ही ये वाला मुल्तान रूट बंद करके आप लॉस अवॉइड कर लेंगे। इसलिए अगर वो कहेंगे हमें फ्यूचर में लॉस नजर आ रहा है, आप उनको एंट्री नहीं करने देंगे। तो ये मैंने आपको फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की 2 मिसालें दोबारा दे दी। ये है ऐसे बिजनेस की जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग हो रही हो, लेकिन कई दफा बिजनेसमैन रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करता फिर भी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की बातें कर रहा होता है। नेस्ले वाले हैं, इतने गोरमे वाले हैं, गोरमे वाले हैं, कहते हैं हमने कभी कैटरिंग बंद नहीं करना, कभी कैटरिंग बंद नहीं करना, लेकिन हमें कंफर्म है इंशाल्लाह अगले साल लॉस आएगा, हमें कंफर्म है। देखिए पकाएंगे, बोटियां डालेंगे, मसाले डालेंगे, चावल डालेंगे, हलवा डालेंगे, बाकी सारी चीजें पकाएंगे और जो है वो तनख्वाह देंगे लोगों को खाना पकाने की, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो शादियों का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ेंगे उसमें जो है वो हमें जो पैसे मिलेंगे वो बड़े कम मिलेंगे, लेकिन हमें बंद नहीं करना। इट इज नॉट रीस्ट्रक्चरिंग बट देयर इज अ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, देयर इज अ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, क्यों फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है? ये रीस्ट्रक्चरिंग वाला फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है या नॉर्मल फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है? क्या हमारा प्रोग्राम बंद करने का है या चलाने का है? चाहे चलता हुआ यूनिट पे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस आए या 2-3 महीने में जिस यूनिट को बंद करना है उस पे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस आए, दोनों के फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस को कभी भी रिकॉर्ड करने की इजाजत
नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट वाले कहेंगे हम उस लॉस को रिकॉर्ड करने लगे, आप क्या कहेंगे? यू कैन अवॉइड बिकॉज देयर आर नो कॉन्ट्रैक्ट्स। वो तो कोई बंदा आएगा, शादी पता नहीं किसने करनी है, अभी तो बात चल रही है उनकी, वो तो फिर आपको अप्रोच करें ना करें गवर्नमेंट वालों को, तो उनकी मर्जी है। तो देयर आर नो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है। ये तो बिजनेस की नेचर ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है। वो तो जिसको जब जरूरत पड़ी 2 दिन बाद आके बताएगा कि मैं इंशाल्लाह 2 दिन बाद। अच्छा अब आप बता दें ऐसी सूरत में क्या ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस रिकॉर्ड करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उसको क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बात जो मैंने आपसे कल नहीं की थी, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि वो अपने एसेट्स को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार ले। आपका जो किचन है ना, किचन उसकी जो बिल्डिंग है जहां पे कुकिंग होती है, किचन की बिल्डिंग, किचन के अंदर पड़े हुआ सामान कीमती ओवंस, और किचन के अंदर पड़े हुए बाकी फर्नीचर, और किचन के अंदर पड़े लगे हुए बाकी चीजें, जितना सामान किचन में लगा हुआ आप जहां कुकिंग करते हैं, हो सकता है उसके एसेट्स इंपेयर हो गए हो। क्यों? आपको ज्यादा इंपेयरमेंट टेस्ट में फिगर होती थी वैल्यू यूज होती थी सेल होती थी कि खाना बेच के कितने पैसे आएंगे। आप इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें। हाँ डेवो वालों, अगर 2 महीने बाद मुल्तान रूट बंद करने फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, लेकिन एक मशवरा है हमारा आपका, हम आपको मशवरा देंगे IAS 36 लगा लो, बस कहीं इंपेयर ना हो गई हो। एक काम करो, बस की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करो आज, उसमें से माइनस करो कॉस्ट टू सेल, और जो बस से सवारियों से किराया आने उसको ड्राइवर की तनख्वाह वगैरह माइनस करके वैल्यू यूज निकालो, वैल्यू यूज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकालो, उसको कंपेयर करो बुक वैल्यू से। और इस लॉस का नाम फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ना रखो, इस लॉस का नाम क्या रखो? तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इज एन इंडिकेशन दैट आवर एसेट्स माइट बी impaired। फ्यूचर भाई बातें हो रही होती हैं, खुद बातें करना शुरू कर देते, मैं हैरान होता हूं बातें हो रही हैं। अच्छा, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इज एन इंडिकेशन दैट आवर एसेट्स आर impaired। इसलिए मुनासिब है कि अपने एसेट्स को कहां से गुजार लें। तो अगर कभी पेपर में आपको फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस मिला तो उसमें एक बात याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होगा, नॉन कैंसिलेबल, कोई ऐसा जिक्र नहीं होगा। जो नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉइड नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। दूसरी बात, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, क्योंकि पास पेपर में से 2 दफा टेस्ट हुए, कोई नया टेस्ट नहीं हुआ। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस में ये जरूर लेके आने कि ऑपरेटिंग लॉस रिकॉर्ड प्रूव नहीं करेंगे, बट यू मे पास द टेस्ट थ्रू एन इंपेयरमेंट टेस्ट। इंपेयरमेंट टेस्ट एसेट्स को गुजार लें, वो कोई मसला नहीं। आज वाले नोट्स में लिखा हुआ नोट्स का पेज 8 निकालें, स्टैंडर्ड का पैरा 63 से 65 नोट्स पढ़ें। जी हेडिंग पढ़ेंगे क्या है? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस प्रोविजंस शैल नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। ये भी पैरा स्टैंडर्ड का 63, ये है रनिंग बिजनेस के लिए, ये रनिंग बिजनेस के लिए। एक कल भी पढ़ा था, अगले सफे में पैरा 82 आइडेंटिफिएबल फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस अप टू द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोविजन अनलेस दे आर ऑनरस। हां ऑनरस हो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाओ, नॉन कैंसिलेबल वो बात है। तो बताएं फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस किस बिजनेस में आ सकते हैं? जो बिजनेस आप बंद करने का सोच रहे हैं उसमें भी आ सकते हैं फ्यूचर में लॉस, जो बिजनेस चलाने का सोच रहे हैं सदा बाहर उसमें भी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। दोनों सूत्रों में फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना। पढ़िए वापस आ जाए पैरा 63 में पहला रूल बताएं, प्रोविजन शैल नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। लिखे ना गवर्नमेंट कैटरिंग, फिर घर जाके पूरी बात लिख लीजिएगा, गवर्नमेंट कैटरिंग आगे मिसाल लिखें। और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस कैसे आ रहा है? खाना बनाने के और उनके पैसे बढ़ गए हैं कुक्स के, और शादियों से जो पैसे आने हैं वो कम आने हैं, इसे कहते हैं फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। बट आप ऑपरेट करना बंद कर दें तो लॉस आना बंद हो जाएगा। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस डू नॉट नीड द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी। ये लायबिलिटी डेफिनेशन मीट नहीं करते। किसको लायबल है आप? किसको लायबल है? अभी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ा शादियों का, अभी तो मुहर्रम चल रहा है। ओके, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी इन पैरा 10 एंड जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटेड ऑन पैरा 14, वो भी मीट नहीं करता, लायबल है ही नहीं किसी को। देयर इज नो लीगल नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। पैरा 14 वो है जो 3 बातें थी प्रोविजन की, रिलायबल एस्टीमेट, लीगल ऑब्लिगेशन और पास्ट इवेंट। अच्छा 65 एन एक्सपेक्टेशन, ये लाइन लिख के आनी है आपने, एन एक्सपेक्ट भाई ना यार ना बातें नहीं किया। An expectation of future operating loss is an indication that certain assets of the operation may be impaired। उनको आप impairment टेस्ट से गुजार लें IAS 36 की रोशनी में, बल्कि लिखें IAS 2 की रोशनी में भी। अगर आपकी कोई इन्वेंटरीज पड़ी है उसको भी आप impairment टेस्ट से गुजार लें। IAS 2 वाली इन्वेंटरीज को भी impairment टेस्ट से गुजार लें, और IAS 36 वालों को भी किससे गुजार लें? impairment टेस्ट से। अब मुझे वाज़ेह तौर पे कोई सवाल पास पेपर में नहीं मिला ऑपरेटिंग लॉस का, लेकिन फिर भी पास पेपर क्वेश्चन 8 4 खींचतान के ऑपरेटिंग लॉस का सवाल बना सकते हैं हम, उसे आप एक मिनट पढ़ लें, फिर हम वारंटी शुरू करते हैं। जी हाँ नहीं इम्पेयरमेंट रिस्ट्रक्चरिंग वाले में भी कर लेंगे, इम्पेयरमेंट तो करो, IAS 36 लगाओ। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का 4, ड्यू टू क्लोजर ऑफ यूनिट फॉर रिपेयर का यूनिट बंद हो गया है, QGL वुड नॉट बी एबल टू मीट सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, ये नहीं लिखा हुआ, ऐसे किसी ने ऑर्डर की थी चीजें, भाई ये दे देना ये दे देना ये दे देना, ऐसे ऑर्डर आते रहते हैं लोगों को, सेल्स ऑर्डर कोई आए हुए थे, लेकिन हमने बिजनेस का यूनिट क्लोज कर दिया है। दिस विल रिड्यूस QGL प्रॉफिट फॉर हाफ ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 14। इससे हमारा अगले साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। अंडरलाइन करें हमारा ईयर एंड क्या पेज 14, और प्रॉफिट कब कम होगा? अगले साल का। कहीं लिखा हुआ है नॉन कैंसिलेबल ऑर्डर पकड़े में, कहीं लिखा हुआ नॉन कैंसिलेबल ऑर्डर पकड़े में, कुछ ऐसा नहीं लिखा, तो ये ऑनरेस्ट तो नहीं है। अगर नॉन कैंसिलेबल ऑर्डर होता तो ये ऑनरेस्ट हो जाता, लेकिन अभी इस लॉस को हम अवॉइड कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। और कोई खास सवाल नहीं है पास पेपर में जी, वारंटी शुरू करते हैं जी। पास पेपर खुली रखें, क्वेश्चन 14 का 1 निकालें जी, प्रोविजन की अमाउंट निकालें, क्वेश्चन 14 का 1। कल क्या बनेगा? सुबह IAS 10 7:15 बजे शुरू करना है, क्या बनेगा? चलें देखो आपकी मर्जी है। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट भी 10-15 मिनट में देना होता है। वारंटी कैलकुलेटर पकड़ के अमाउंट निकालें, हम अपने आप को कितना लायबल फील कर रहे हैं इसकी मद में। सेल को इग्नोर कर दें, सेल के कुछ नहीं करना, ट्राई करें इंशाल्लाह सही निकलेगी। QAL
sells all its products on 1 year warranty which cover all types of defects. Previous history indicates that 2% of products contain major defects. यानी अगर 100 मोबाइल बेचे हैं तो 2 मोबाइल की इंशाल्लाह स्क्रीन बैटरी आई सब फारग हो जाएगा. प्रीवियस हिस्ट्री इंडिकेटेड 2% प्रोडक्ट कंटेन मेजर डिफेक्ट्स. जो दुकानदार 100 मोबाइल बेचता है उसमें से 2 मोबाइल बिल्कुल फारग होकर आते हैं उसके पास, और 100 में से 10 में कौन से डिफेक्ट आते हैं, मॉडरेट या माइनर? माइनर डिफेक्ट आते हैं. हल्का सा मसला, स्क्रीन आगे पीछे हो गई है, हल्का सा मसला हो गया, बस माइनर डिफेक्ट आते हैं. इट इज एस्टिमेटेड, ये हमारा अंदाजा है, that if major defects were detected in all products sold, सारी 100% चीजें अगर वापस आ जाए मेजर डिफेक्ट के लिए तो हमारा खर्चा कितना आने? रुक जाए. 100% चीजें आनी है मेजर डिफेक्ट के लिए. कह रहे अगर 100% चीजें मेजर डिफेक्ट के लिए आ जाए तो फिर तो मतलब सारे के सारे मोबाइल आ गए. अब अगर सारे के सारे मोबाइल आ गए तो रिपेयर करा के कितने के देने पड़ेंगे? 150 की. मुझे अपने 150 मिलियन की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करें. सारे तो नहीं आने, कितने आने हैं? 150 में से कितने आने हैं? ये 150 किसकी रिपेयर कॉस्ट है? नहीं, सारों की मेजर रिपेयर कॉस्ट है. सारों की मेजर रिपेयर कॉस्ट है. अगर 100% आ जाए तो मेजर रिपेयर कितने की होनी है? लेकिन ये तो आनी नहीं. कितने आने? कितना? कितने परसेंट? 2%. 3 मिलियन हो गया. If minor defects were detected in all products sold, अगर माइनर डिफेक्ट्स निकले इन ऑल, अगर 100% में माइनर निकला है तो खर्चा कितना आएगा रिपेयर का? अगर सब में माइनर डिफेक्ट निकला है तो खर्चा आएगा 70 का. अब आप बता दें, सब में माइनर डिफेक्ट निकलने, सब में माइनर डिफेक्ट निकलने, भाई दुकानदार है मर जाएगा. सब में नहीं, कितने पे माइनर डिफेक्ट निकलने का चांस है? आपको पता है 70 कम क्यों है? क्योंकि मेजर डिफेक्ट महंगा सही होता है और माइनर डिफेक्ट सस्ता सही होता है. ये मैं कह रहा था, जो भी फिगर आप मेहनत करके निकाला करेंगे ना, ये आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी होगी. अगर इसी सवाल में कह देता इन 10 में से 3-4 की पेमेंट्स भी हो गई हैं, फिर कैश में डाल देते और फिर वो चेंज होती थी बात. ठीक है, लेकिन फिलहाल उसने कुछ ऐसा नहीं बताया कि पेमेंट्स हुई हैं, तो बस 10 को इधर डाल दें और 10 आपका किसमें चला जाएगा? एक्सपेंस में. क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है भाई? 10. और एक्सपेंस पे कितना रिकॉर्ड होगा? 10. दोबारा पढ़ें. QIL sells its products in 1 year warranty which cover all types of defects. Previous history indicate that 2% चीजें ज्यादा खराब होंगी, 100 में से 2 मोबाइल, 100 में से 10 मोबाइल कम खराब होंगे. हमारा अंदाजा है कि अगर सारे आ जाएं तो 150 में मेजर इफेक्ट रिमूव हो जाएंगे, लेकिन सारे तो आने नहीं. और अगर सारे माइनर इफेक्ट के लिए आ जाए तो फिर 70 मिलियन के सही करके देने पड़ेंगे. लेकिन 70 में से सिर्फ कितना लगाएंगे? तो कैरी डाउन कितना आ गया? 10. निकालें जी. पेज नंबर लिखा हुआ नोट्स में, पेज नंबर 98, एग्जांपल 7 नोट्स में लिखा हुआ सारा साथ. भाई ये सफा जो आपको दे दिया जाए इसमें एक चीज किया करें. ये सफा से में पहले 4-5 सफे होते हैं, सारी चीजें इकट्ठी की जाती हैं, कंपाइल की जाती हैं, फिर उसके बाद देखा जाता है कौन सी चीज क्लास में डाली जाए, कौन सी चीज क्लास में डाली जाए, किस तरीके से डाली जाए, और बड़ा सोच पता चल गया कि आपने होमवर्क नहीं किया. करें एग्जांपल 7 पेज नंबर 98. थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डाटा दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखना. इंग्लिश का टेस्ट है आपकी. निकालें कैलकुलेटर प्लीज. निकालेंगे, कैलकुलेशन लिखेंगे साथ साथ, फिर आपको गलती पता चलेगी, फिर मैं सही कराऊंगा गलती. समझ आ गया? इसमें ना सारे का खर्चा नहीं दिया हुआ, पर यूनिट खर्चा दिया हुआ है. ये मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है, पर यूनिट खर्चा दिया हुआ, सबका खर्चा नहीं दिया हुआ. लेकिन आप लोग कैलकुलेशन 10,000 पे कर रहे हैं, मैंने आपको बताने कैलकुलेशन 5,000 पे करनी है. ये मैंने आपको बताना है, आप लोग कैलकुलेशन 10,000 पे कर रहे हैं, 5,000 पे करें. गुड. साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग है, सोल्ड 10,000 यूनिट्स इन द ईयर. जी भाई, पूरे साल में कितने यूनिट बेचे? 10,000. पूरे साल में 10,000 बेचे. आखिरी लाइन पढ़ें. ऑन एवरेज नीड फॉर रिपेयर बिकम्स अपीरेंट 6 मंथ्स आफ्टर अ सेल. 6 महीने बाद जरूरत पड़ जाती है रिपेयर की. तो भाई देखिए इधर 6 महीने के अंदर जरूरत पड़ जाती है रिपेयर की, तो जनवरी वाले जुलाई में रिपेयर होकर चले गए होंगे. कितने 6 महीने, फौरन 6 महीने रिपेयर की जरूरत पड़ जाती है, तो जनवरी वाले का रिपेयर होकर चले गए होंगे जुलाई में, माने हैं. और फरवरी वाले अगस्त में, और जून वाले, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों वाले अगले साल आएंगे. तो बताएं कितने हमने सही कर दिए होंगे? 5,000. कितने सही करने हैं? 5,000. दोबारा अपने पहली और आखिरी लाइन फिर दोबारा शुरू करते हैं. साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड 10,000 यूनिट. अब तो बेच के फ्री हो गए ना. टेस्ट आपका बड़ा अच्छा होगा सैटरडे को, IAS 37 का होगा और साथ IAS 21. 2 सवाल होंगे बड़े अच्छे, शायद थोड़ा सा लेंथी उस टेस्ट, लेकिन जितना भी हो कीजिएगा. साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग है सोल्ड 10,000 यूनिट्स इन द ईयर. साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग है 10,000 यूनिट्स बेचे हैं साल. ऑन एवरेज नीड फॉर रिपेयर बिकम्स अपीरेंट 6 मंथ्स आफ्टर सेल. इसको लेंगे एक्जैक्टली आफ्टर सेल. ये मतलब लेंगे वो क्या ले सकते हैं एक्जैक्टली आफ्टर सेल. तो जैसे 6 महीने गुजरेंगे फौरन ला के रिपेयर करा लेगा. अब बताइए जनवरी वाले तो कब रिपेयर करा के चले गए? जुलाई में. और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वाले कब रिपेयर करा के चले गए? दिसंबर में. तो जुलाई से दिसंबर वाले कब आएंगे? अगले साल. इसका मतलब है कि 10 साल को पहले छेड़ा बना कर लेते हैं, 5,000 पे सवाल करना शुरू करना. अब 5,000 एज्यूम करके 5,000 पे मैं कैलकुलेशन करना शुरू करूंगा. इट इज एस्टिमेटेड दैट फॉर एवरी 100 आइटम्स सोल्ड 20 रिक्वायर स्मॉल रिपेयर. तो अगले परसेंटेज दे देता, तरीका है बोलने का. फॉर एवरी 100 20 विल नीड रिपेयर. तो बता दो 20%.
तो इसको छोड़ें, 20% लिखें। हर 100 में से 20 थोड़ी सी रुपए के लिए आएंगे, तो बता दीजिए 20% किस रुपए के लिए आएंगे? स्मॉल 20/100 फॉर एवरी 100, 100 रुपए छोड़ें, फॉर एवरी 100 कॉमा लगना चाहिए था, 100 रुपीज 100 कॉमा लगना चाहिए था, गलती है। फॉर एवरी 100 आइटम सोल्ड 10 विल रिक्वायर सब्सटेंशियल रिपेयर, 10 विल रिक्वायर सब्सटेंशियल रिपेयर। 10 का क्या मतलब? 100 में से 10%, ओके। एंड 5 विल रिक्वायर मेजर रिपेयर और रिप्लेसमेंट। 5 तो मेजर रिपेयर होगी, रिप्लेस ही करके देने पड़ेंगे, तो मेजर, वैसे यहां मॉडरेट लिखना चाहिए था, सब्सटेंशियल की जगह मेजर। कितने? 5%। अच्छा भाई, अगर तुमने 100 बेचे होते तो फिर मैं परसेंटेज डालता 20, 10 और 5 पकड़ लेता। हमने 100 बेचे नहीं, हमने बेचे हैं 5000, हमने 5000 बेचे हैं। अब आप बता दें, हर 100 में से 20 आने हैं, तो 5000 में से कितने आएंगे? बहुत अजीब बिजनेस है इनका, अजीब। यानी 5000 चीजें बेचते हैं, 1000 आ जाती हैं छोटी छोटी रुपए के लिए, और 5000 में से 500, 250 बाकी गुड होंगे, बाकी गुड होंगे, उनका मैं कुछ करना नहीं है वैसे, बाकी गुड होंगे। 5000 टोटल है, 1000 मेजर पे के लिए आएंगे, 500 मेजर पे के लिए आएंगे, 250 मोबाइल चेंज होने के लिए आएंगे, और बाकी गुड होंगे 3250। इनमें कोई मसला नहीं है, इनमें कोई मसला नहीं है। हर एक कितने में रिपेयर होगा? पर यूनिट लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, फिर अगेन टाइपिंग एरर है, 100 के साथ 30 लिखा हुआ, 400 के साथ 30 लिखा हुआ, 800 के साथ 30 लिखा हुआ, टाइपिंग एरर है, 100 के साथ 30 लिखा हुआ। हर ईच, हर एक कितने का आएगा? ग्रैंड टोटल कितने को ये फिर याद करें? 5 लाख। सारे की कॉस्ट दी या पर यूनिट की कॉस्ट दी? सारे सही होने आ जाए कितने के होंगे, या एक सही होने आ कितने का होगा? लिखिए छोटी सी बात, यहां पे पर यूनिट रिपेयर कॉस्ट गिवन है, वहां टोटल रिपेयर कॉस्ट गिवन थी, यहां पर यूनिट रिपेयर कॉस्ट गिवन है। जी आ जाए वापस नोट्स में। एग्जांपल गिवन बिलो, एग्जांपल गिवन बिलो। इधर ये रिटेलर है, ये मैन्युफैक्चरर है, और ये कस्टमर है। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ रिटेलर? भाई रेंट हो जाए, रिटेलर के बुक्स में कितनी लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी है? एज्यूमिंग एस्टीमेट ऑफ प्रोविजन इज 10 million अंडर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। रिटेलर प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर, ऑप्शन 1। रिटेलर प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर। रिटेलर कहता है तुझे मैं सही करके दूंगा। रिटेलर की बुक्स में प्रोविजन नजर आएगी 10 की, क्योंकि रिटेलर कह रहा है मैं तुझे सही करके दूंगा। 1 मिनट दे दे बस, एक। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, रिटेलर इज नॉट लायबल, रिटेलर डू नॉट प्रोवाइड वारंटी। रिटेलर कहता है मैं नहीं लायबल। नोकिया से पूछ क्या मसला था, ये मैंने आपके सामने एरो बना दिया। मुझे बता दें रिटेलर की बुक्स में प्रोविजन कितनी नजर आएगी? मैंने पूछा मैन्युफैक्चरर की बुक्स में, सवाल की रिक्वायरमेंट व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रिटेलर। तो जाके बात तो कर दें, हु इज लायबल टू होम? कस्टमर। पिछले में कौन लायबल था? कितनी लायबिलिटी? 0। किसकी किताबों में? ये लायबिलिटी किसकी किताबों में होगी, वो मैं बना नहीं रहा। चलिए जी, तीसरा सिनेरियो। रिटेलर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, सब रिटेलर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर। रिटेलर कहता है कस्टमर तुझे मैं सही करके दूंगा, मैं सही कर दूंगा जो भी है, एंड रिकवर फुल कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। एंड रिकवर, मैं देखिए कैसे बना लगा, इधर से पैसे इधर आएंगे, एंड रिकवर फुल कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिटेलर प्रोवाइड्स गारंटी टू कस्टमर एंड मैरिज हॉल विल पे टू बाराती है एंड विल रिकवर फ्रॉम शौकत मौलवी वाला, और सारा इसे रिकवर कर लेंगे। ये भी 3 है, ये भी 3 है। प्लीज बताएं करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, एसेट 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 कितना? 10। कहां पे? बैलेंस शीट में नेट करने की इजाजत नहीं है, P&L में नेट हो सकता है। ये बात समझ आ गया? चलें नोट कर लें यहां तक। पहली सूरत में सारी लायबिलिटी कौन रिकॉर्ड करेगा? दूसरी सूरत में, तीसरी सूरत में आपको फील हो रहा है 2 सवाल अलग अलग हैं। हम किसी को दे भी रहे हैं और किसी से वो रीइंबर्स भी करा रहे हैं। रिकवर्स को अंडरलाइन करके लिखना, रीइंबर्स एंड रिकवर्स फुल कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। जी पहला पढ़ें, रिटेलर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर। एंट्री लिखें एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 10 से। दूसरा मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, रिटेलर डू नॉट प्रोवाइड। रिटेलर की किताबों में एंट्री लिखते हैं, नो जनरल एंट्री, नो जनरल एंट्री। रिटेलर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, हाउएवर रिकवर फुल 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 फ्रॉम, फुल से ज्यादा करे तो 11 करता तो फिर 10 पे रखते, वो और बात थी। नेक्स्ट बोले मेन्यू
Manufacturer provide warranty to customer. Manufacturer provide warranty to customer and recover 60% from retailer. एरो दिखेगा, ऐसे ही बनेगा मेरे ख्याल से। पहले पता क्या होता था, रिटेलर करके इसको सही दे रहा था और मांग किससे रहा था। अब क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी। तो ये वाला तो आपने रिकॉर्ड नहीं करना पेपर में, इसे छोड़े ना, इस लाइन पे छोड़े। क्यों छोड़े? क्योंकि ये लाइन रिटेलर को टच नहीं करी, डायग्राम पेपर में बना लीजिएगा। ये लाइन रिटेलर को टच नहीं करी तो रिटेलर के लिए तो कुछ नहीं करना भाई, क्योंकि ये लाइबिलिटी किसकी है, किसकी तरफ। लेकिन रिटेलर बड़ा अजीब बंदा है, 60% किससे रिकवर करता है, सॉरी मैन्युफैक्चरर बड़ा अजीब बंदा है, 60% किससे रिकवर करता है, रिटेलर से। अब बताते हैं रिटेलर की किताबों में कितनी लाइबिलिटी आएगी पूरी टाइम, क्यों? क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरर को सारे पैसे देने हैं, फुल यहां लिखा हुआ या 60%। आप बता दें, हाँ पता है मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, 10 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, 6 का रिसीवेबल। मैन्युफैक्चरर 10 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, 6 का। लेकिन मेरा सवाल है रिटेलर की बुक्स, बोले एरो से बात ज्यादा बेहतर समझ आती है। करें जी पास पेपर क्वेश्चन 2 का 1 नोट्स में लिखा हुआ था, 30 से चल रहे हैं हम और फिर क्लास खत्म। कल आपकी रिक्वेस्ट पर 7:25 पे आईएएस टाइम शुरू करेंगे। पहले 10 मिनट आईएएस 37 पढ़ाया जाएगा, तो 7:25 तक आपका वेट कर लिया जाएगा। पास पेपर 2 का 1, इसमें A1 में जो होएवर लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ आपने नहीं पढ़ना, बाकी ही पढ़े। A1 में जो होएवर लिखा हुआ है ना, सिर्फ वो नहीं पढ़ना, बाकी पढ़े। OL sells instruments A1 and D1 with a 1 year warranty. सफेद कॉपी है। OL deals in medicines and surgical equipment. जी डील्स का क्या मतलब है, बना के बेचते हैं या खरीद के बेचते हैं? हैं बना के बेचते हैं। डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, खरीद के बेचते हैं, बना के नहीं बेचते, रिटेलर होगा जी फिर। OL sells instruments A1 and D1 with 1 year warranty. These units are purchased from manufacturer Star Limited. ओके जी, OL कौन हो गया, रिटेलर। SL मैन्युफैक्चरर, तीसरी पार्टी। A1 का अरेंजमेंट बताएं, दोबारा पढ़ें। OL sells instruments, these are purchased from SL. I sell mobile, these are purchased from Nokia. SL provide warranty to customer and recover 50% of cost from OL. SL provide warranty to and recover 50% cost from OL. इस लाइन के बारे में पेपर में आपने कुछ नहीं करना, इसको छोड़े जी। हम OL के जूते पहन के बताएं कितना लाइबल फील करेंगे, 100% या 50%? 50% लाइबल फील करेंगे। बाय बाय पढ़े एंड रिकवर 50% कॉस्ट फ्रॉम OL। नीचे आए, 31 दिसंबर 2018 टोटल कॉस्ट ऑफ 4 million वुड बी इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग वारंटी सर्विसेज। जी 4 million टोटल खर्चा है, 4 million की एंट्री कर दें या OL की किताबों में 2 million की प्रोविजन आए, ये हमारा जवाब हो। OL की किताबों में सिर्फ कितने की प्रोविजन है, क्योंकि असल में 4 तो बर्डन है उस पे, उसमें से हमसे कितना सिर्फ लेगा, समझ बात, 2 million की ना। देखो दोबारा पढ़ो, SL प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, SL कस्टमर को 4 में सही करके दे देगा और 4 का आधा हमसे ले लेगा, तो हम कितने लायबल फील करें, 2 million। आगे चलें B1, होगा छोड़ें B1। तो मुझे बता दें भाई OL अपनी किताबों में कितनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करे, 2 million। ये कौन सा सिनेरियो हो गया, A1 B1। OL provide warranty to customer, OL provide warranty to customer and recover entire cost from SL and एरो में ऐसे लगाते हैं क्योंकि ये इसको देखना पैसे। OL provide warranty to and recover entire cost from, ये कौन सा प्रोडक्ट है, B1। बताएं जी A1 में OL की बुक्स में कितनी लायबिलिटी आएगी, इस लायबिलिटी का नाम 7 million। 7 million का क्यों, क्योंकि फुल कलस लिखा हुआ है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, फुल। फुल किससे कवर करता है, एसएल से। बता क्लोज करें। बहुत मुतवज्जो हो जाए। पहला सिनेरियो किताब की तरफ देखो, एसएल प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर। एसएल कितना लायबल फील करा होगा, 4 एसएल को, हाउएवर रिकवर्स इट 50% फ्रॉम OL। तो OL कितना लायबल फील करा होगा, 4 या 2? लेकिन OL ने कस्टमर को कहा है अगर वो तुझे सही करके ना दे, परेशान ना हो जाए, मेरे पास आ जाए, मैं मार्केट में अपना नाम बनाना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरर आजकल चाइना से बड़े 2 नंबर आ रहे हैं, तो ये लोग गड़बड़ करते हैं, अगर ये सही ना करके दे मेरे पास आ जाएगा, नहीं परेशान ना हो, मेरे पास आ जाएगा। कोई चांस है कि बाकी 2 million भी इसको देना पड़ सकते हैं, कोई चांस है कि बाकी 2 million भी इसको देना पड़ सकता है। अच्छा हाई चांस, लो चांस, कब कब, मेरे ख्याल से ये लायबिलिटी कॉन्टिंजेंट है किसी चीज पर, किस चीज पर कॉन्टिंजेंट है, किस चीज पर कॉन्टिंजेंट है, मैन्युफैक्चरर के डिफॉल्ट पर। और डिफॉल्ट अगर बता दे तो फिर तो कंफर्म है कि मैन्युफैक्चरर नहीं सही करके दिए, लेकिन अगर ना बताए तो एक चांस है कि ये लायबिलिटी भी देनी पड़ सकती है। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट कर सकता है, अभी किया, अगली लाइन पढ़ेगा नहीं, पहले लाइन पढ़े। आम हालात बताएं, आम हालात। एसएल प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर एंड रिकवर 50% फ्रॉम
ओएल जी हजरात, ओएल कितना लाइबल फील करे अपने आपको सिर्फ हाउएवर बोले 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 इन केस ऑफ, जरूरी तो नहीं है क्रेडिट डिफॉल्ट, अगर करे इन केस ऑफ एसएल डिफॉल्ट वारंटी हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय ओएल को करनी पड़ेगी। अच्छा वैसे कंफर्म है या शायद करनी पड़े, कब ये मार्कर कंटिंजेंट लायबिलिटी भी शो करे 2 मिलियन की कौन सी लायबिलिटी शो करे शायद, लेकिन ये कब शो कब करेगा, तब डिफॉल्ट करेगा, अभी कंटिंजेंट है, अभी इसके लिए लायबल फील ना करें क्योंकि सवाल ने बताया नहीं मैन्युफैक्चरर ने डिफॉल्ट कर लिया। ओवर होमवर्क कीजिएगा जरूर।